वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वित्तीय समिति (IMF) की बैठक में हिस्सा लिया। इसी के दौरान उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में IMF ने हमेशा निर्णायक भूमिका निभाई है और इसे आगे भी निभानी चाहिए। कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर विपक्ष का सरकार पर दबाव बनाना जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए टेस्ट की संख्या को बढ़ाना होगा और वायरस से आगे रहकर काम करना होगा। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने को लेकर अब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने जवाब दिया है। ICMR के वैज्ञानिक रमन गंगाखेड़कर ने कहा है कि कोरोना के एक पॉजिटिव केस के लिए हम 24 लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। मतलब साफ है कि इसमें 23 लोगों की कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव है, लेकिन फिर भी हम टेस्ट कर रहे हैं। रमन गंगाखेड़कर ने कहा कि जापान में एक पॉजिटिव केस के लिए 11.7 लोगों का टेस्ट हो रहा है। अमेरिका में ये 5.3 है और यूके में 3.4 है, जबकि भारत एक पॉजिटिव केस के लिए 24 लोगों का टेस्ट कर रहा है। ग्लोबली अगर देखें तो जापान में एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए उनको वो 11.7 लोगों की टेस्ट करते हैं जापान में, which is one of the highest that you can see. इटली में 6.7 टेस्ट होते हैं तो एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। अमेरिका में 5.3 टेस्ट करना पड़ता है, एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। यूके में 3.4 एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए। हमको ये समझना पड़ेगा कि 24 अगर हमको पूछा तो 24 यानी 23 लोगों की टेस्ट तो हम ऐसे ही वो निगेटिव आ रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। तो नंबर्स के इसमें ये कहना बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बेस अगर आप पकड़े तो वो तो 135 करोड़ 30 करोड़, वो पॉपुलेशन बेस को सब वल्नरेबल उतने नहीं है। हम अभी भी क्या कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि राजधानी में कोरोना वायरस के इलाज के लिए 2 से 4 दिनों में प्लाज्मा तकनीक का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे कोरोना का संक्रमण फैलना बंद नहीं होगा, लेकिन गंभीर रूप से बीमार लोग जल्द स्वस्थ हो सकेंगे। सीएम ने कहा कि उन्हें इसके अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त हमारे सामने 2 चैलेंज हैं। पहला, किस तरह कोरोना को फैलने से रोकें, उसके लिए हम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। दूसरी, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है तो हम सभी चाहते हैं कि वह अस्पताल से ठीक होकर घर चला जाए, उसकी मौत न हो। देखा गया है कि यदि संक्रमित मरीज में पहले से हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, कैंसर या अन्य कोई बीमारी हो तो उसके जीवन के ऊपर संकट बढ़ जाता है। ऐसे सीरियस केस में अगर संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मा तकनीक का प्रयोग किया जाए तो देखने में आया है कि उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया विदेशों में और उसके नतीजे अच्छे आए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना से मुक्ति तो तभी मिलेगी जब इसका कोई वैक्सीन बन जाएगा। वैक्सीन लगाने से, जैसे दूसरे कई सारे वायरस की जो बीमारियां होती हैं, अगर उसका वैक्सीन आप लगा लें तो वैक्सीन लगाने से वो बीमारी होती नहीं है। तो इससे मुक्ति तो तभी मिलेगी जब वैक्सीन मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे सामने 2 चैलेंज हैं। एक चैलेंज तो ये कि किस तरह से हम कोरोना को फैलने से रोकें। उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलता है, ताकि इसको फैलने से रोका जाए। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो वो सब लोग चाहते हैं कि वो व्यक्ति अस्पताल से ठीक होकर अपने घर वापस चला जाए, उसकी मौत ना हो। और ये देखा गया कि अगर उसमें कोई और बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, सांस की कोई बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो फिर उसके जीवन के ऊपर संकट आ जाता है और अक्सर कई केसेस में उनकी मौत हो जाती है।
ऐसे केसेस में जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उसमें अगर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो उनके देखने में आया है कि उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ देशों में देखने को मिला। दिल्ली के हमारे कुछ डॉक्टर्स ने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया और इसका ट्रायल करने के लिए तैयारी शुरू की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट वाले 2 अन्य इलाकों में ऑपरेशन सीलबंदी की सफलता का ऐलान किया है। वसुंधरा एन्क्लेव और खिचड़ीपुर में ऑपरेशन सील्ड कामयाब रहा। दोनों जगहों को 31 मार्च को सील कर दिया गया था। बीते 15 दिनों में कोविड-19 महामारी के कोई भी नए मामले इन दोनों जगहों से सामने नहीं आए हैं। वसुंधरा एन्क्लेव के मनसारा अपार्टमेंट में एक कोरोना वायरस पॉजिटिव शख्स पाया गया था, इसलिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट से पहले संक्रमित शख्स ने सभी सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने 188 घरों में डोर टू डोर चेकिंग की। पंजाब के पटियाला में एक ऑपरेशन के दौरान घायल हुए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने एएसआई हरजीत सिंह को प्रमोट करके उन्हें एसआई बना दिया है। हमले में हरजीत सिंह का हाथ कट गया था, जिसे डॉक्टरों ने लंबी सर्जरी के बाद जोड़ दिया था। हरजीत सिंह के अलावा इस ऑपरेशन में शामिल 3 और पुलिसकर्मियों को डीजीपी मेडल से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि पटियाला सब्जी मंडी में कर्फ्यू लागू करवाने के दौरान हुए हमले में घायल हुए एएसआई हरजीत सिंह प्रमोट करके एसआई बना दिया गया है। यह सम्मान उनकी वीरता और साहस के लिए दिया गया है। पटियाला जिले की एक सब्जी मंडी में कर्फ्यू पास दिखाने के कहने के बाद निहंगों के समूह ने पुलिस पर हमला किया था। इस हमले में हरजीत सिंह का हाथ तलवार से कट गया था, जबकि पंजाब पुलिस के 3 अन्य पुलिसकर्मी और एक मंडी अधिकारी घायल हो गया था। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में सुबह 8 से 2 बजे तक ऑनलाइन क्लास चलेगी। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर निर्देश दिए। लॉकडाउन खत्म होने के 3 सप्ताह बाद परीक्षाएं शुरू कराने के निर्देश दिए गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कोरोना वायरस संक्रमण को एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि राज्य इस महामारी को फैलने से रोकने में सफल रहा है, क्योंकि संक्रमण के प्रतिदिन के मामलों में कमी आ रही है। इस बीच राज्य में कोविड-19 संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत हो जाने से मृतक की संख्या बढ़कर 15 पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को 3 मई के बाद हटाने की रणनीति तैयार करने के लिए वित्त सचिव एस कृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा है कि यह रणनीति चरणबद्ध तरीके वाली हो सकती है। 20 अप्रैल के बाद किन उद्योगों को चलाने की इजाजत दी जाए, उस पर चर्चा कर समिति फैसला लेगी। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह रोग एक बड़ी चुनौती है। यह अमीरों का रोग है। जिन लोगों ने विदेश यात्रा की या अन्य राज्यों की यात्रा की, वे इसे लेकर आए। यह यहाँ उत्पन्न नहीं हुआ। पंजाब के पटियाला में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। आपको बता दें कि नया कोरोना मरीज मिलने के बाद पटियाला में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 7 हो गई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। साथ ही उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के जिलाध्यक्षों और प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान पायलट ने कोविड-19 के संबंध में संभाग स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम के जरिए किए जा रहे राहत कार्यों का फीडबैक लिया। पायलट ने कहा कि कोरोना महामारी से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए कांग्रेस जनों और जन सहभागियों के साथ लोगों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने में जुटे रहें। साथ ही आम जन को फूड पैकेट वितरित करने के साथ ही पशुधन का भी ध्यान रखा जाए। पायलट ने पशुओं के लिए चारे पानी आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गुजरात के गांधीनगर में कोलवाड़ा के आयुर्वेदिक अस्पताल में तेंदुआ घुस गया। तेंदुए के अस्पताल में घुसने से वहां मौजूद लोगों के बीच डर का माहौल हो गया। तेंदुआ अस्पताल के बाथरूम में बैठा था। उसी दौरान अस्पताल के एक कर्मचारी ने बाहर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोश कर उसका रेस्क्यू किया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली। संत कबीर नगर में कोरोना का पहला मरीज मिला है। संत कबीर नगर जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती दुधारा के चोहरा गांव के रहने वाले 71 वर्षीय अब्दुल वाहद की रिपोर्ट पहले निगेटिव आई थी, लेकिन बुधवार को आई रिपोर्ट में उसके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो गई। देखिए, अब्दुल अहद नाम का एक व्यक्ति, जो जानकारी मिली थी IGRS के माध्यम से, ये 7 तारीख को मार्च को वहाँ पे गया था मरकज निजामुद्दीन में। 11 को यहाँ लौटा था, तो 11 अप्रैल को हमारे पास LIU की सूचना के आधार पर हम लोग उसको टेस्ट आउट किए। उसका ब्लड सैंपल भेजा गया था तब जांच के लिए, तब निगेटिव आया था। लेकिन कुछ हम लोग को शक था कि इसको ज़रा वाश रखा जाए, तो उसके आधार पे दोबारा कल सैंपल भेजा गया था इसका, वो पॉजिटिव आया है। तो चूँकि एक रिपोर्ट निगेटिव आई है, एक पॉजिटिव आई है, तो अभी उसको क्वारंटाइन किया गया। उसके सारे संपर्कों और परिवार की भी जांच करवाई जा रही है और उस गांव को सैनिटाइज किया गया है। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले फुटपाथ पर रहने गरीब और असहाय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सब कुछ बंद होने के कारण लोगों को खाना तक नहीं मिल पा रहा। गरीब और लाचार लोगों की परेशानी को देखते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस उनकी पूरी मदद भी कर रही है, गरीबों को खाना पहुंचा रही है। एक तरफ जहां पुलिस सख्ती से लॉकडाउन पर पालन करवा रही है, वहीं जरूरतमंदों को भोजन की समस्याओं को भी दूर करने में जुटी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मुंबई, पुणे समेत कई जिले कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट केंद्र बने हुए हैं। इस बीच पुणे के शिकारपुर इलाके की 62 वर्षीय गर्भवती महिला को क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल ये महिला उस डॉक्टर के संपर्क में आई थी जिसकी कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुणे जिला परिषद CEO ए प्रसाद ने बताया कि ये 62 महिलाएं 6 से 8 अप्रैल के बीच सोनोग्राफर के संपर्क में आई थीं। प्रसाद ने बताया कि फिलहाल इन महिलाओं में से किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए। शिक्रापुर गांव शिरूर तालुका पुणे जिला में 62 महिलाओं को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। ये सारी महिलाएं एक सोनोग्राफर के संपर्क में आई थी, जो डॉक्टर साहब कोविड पॉजिटिव बाद में निकले हैं। 6, 7 और 8 अप्रैल को ये सारी महिलाएं वहां पर सोनोग्राफी के लिए उनके क्लिनिक में गई थी और इन डॉक्टर साहब के संपर्क में आई थी। ये सारी महिलाएं बिल्कुल आज इनको कोई भी प्रकार का सिम्टम नहीं है, ना उनको खांसी, बुखार या कोई भी इधर प्रकार का सिम्टम नहीं है और हम उनके पूरा ख्याल रख रहे हैं। उनके सारा सैंपलिंग जो है कल हमने उनके गांव में ही लिया और उनको गांव के 4 होटल्स में उनको शिफ्ट कर दिया गया है
और वो सारी महिलाओं को नेसेसरी मेडिकल केयर और अटेंशन दिया जा रहा है। बट आज के डेट में एक भी महिला सिम्टोमेटिक नहीं है। सारी महिलाएं गर्भवती हैं और उनको जो नेसेसरी केयर एक गर्भवती महिला को देना चाहिए वो सारी केयर आज दिया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आता है, यदि उसमें कोई भी महिला कोविड पॉजिटिव निकलती है तो उनको बेस्ट उपचार के लिए पुणे शहर शिफ्ट किया जाएगा। आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पुलिस कर्मियों को बधाई दी। रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस जिस अदम्य साहस और शौर्य के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है वो तारीफ काबिल है और कोरोना महामारी के इस संकट में हमारे पुलिस जवान अपनी जान जोखिम में डालकर राजस्थान वासियों की रक्षा के लिए खड़े हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं। आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है। इस मुबारक मौके पर तमाम पुलिस विभाग के जो हमारे कार्मिक हैं उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि जिस अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक बनी है पुलिस, जब जब क्राइसिस आया है, चाहे कानून और व्यवस्था की पालना की बात हो, संकट की घड़ी में, आज कोरोना महामारी से जो लड़ाई हमारी चल रही है उसमें अपनी जान को जोखिम में डाल के पुलिस डिपार्टमेंट के जवान हों, अधिकारी हों, उच्च अधिकारी हों, तमाम लोगों ने एक टीम भावना के साथ राजस्थान के लोगों को बचाने के लिए जो काम किया है, जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, राजस्थान वासी जितनी तारीफ करें उतना कम है। हमारे जवानों ने समय समय पर कठिनाई के समय में प्रदेश की जनता को संरक्षण दिया है, प्रदेश की जनता की हौसला अफजाई की है और आज भी कर रहे हैं। तो पुलिस के स्थापना दिवस के इस मुबारक मौके पर उन सभी कर्मवीर योद्धाओं को हम सलाम करना चाहते हैं। उनकी शौर्य को, उनके पराक्रम को हम सलाम करना चाहते हैं और राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। हमारी पुलिस इसी मुस्तैदी के साथ प्रदेश के लोगों के लिए काम आती रहे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती रहे और एक से एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के लोगों में विश्वास कायम करती रहे कि पुलिस उनकी रक्षा के लिए है और पुलिस उनकी रक्षा कर रही है। देश भर में 24 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है। इस दौरान देश भर में सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद हैं, जिससे छात्रों को पढ़ाई संबंधी कई समस्याएं आ रही हैं। इसी को देखते हुए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल ने मंत्रालय की ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। सही बात है, महाराष्ट्र में दो जगह बड़ा प्रॉब्लम है, एक मुंबई और दूसरा पुणे। दोनों बड़ी सिटीज़ हैं, बड़ी तादाद में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बड़े पैमाने पे है, झोपड़पट्टियाँ बड़े पैमाने पे है। हाँ, एक बात। दूसरी बात एक ध्यान में रखिए कि प्रदेश से आने वाले जो लोग हैं उसमें महाराष्ट्र में ही ज़्यादा लोग आते हैं। 45% महाराष्ट्र में लोग आते हैं, तो उसका असर महाराष्ट्र में ज़्यादा होने वाला है। महाराष्ट्र एक और ऐसा है कि मोर देन 40% सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आय है वो मुंबई से आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मदद उनको करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक ढंग से मदद अभी तक करती नहीं। आपके मालूमात के लिए बताता हूँ कि 16,000 करोड़ जीएसटी का अमाउंट अभी तक महाराष्ट्र को मिला नहीं है, केंद्र सरकार ने दिया नहीं। और उनकी मांग ऐसी है कि 25,000 करोड़ और देनी चाहिए, 16,000 ये और 25,000। उसके लिए जो निधि चाहिए वो निधि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट देती नहीं। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 3000 पार पहुंच चुकी है। इसी को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। सही बात है, महाराष्ट्र में दो जगह बड़ा प्रॉब्लम है, एक मुंबई और दूसरा पुणे। दोनों बड़ी सिटीज़ हैं, बड़ी तादाद में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बड़े पैमाने पे है, झोपड़पट्टियाँ बड़े पैमाने पे है। हाँ, एक बात। दूसरी बात एक ध्यान में रखिए कि प्रदेश से आने वाले जो लोग हैं उसमें महाराष्ट्र में ही ज़्यादा लोग आते हैं। 45% महाराष्ट्र में लोग आते हैं, तो उसका असर महाराष्ट्र में ज़्यादा होने वाला है। महाराष्ट्र एक और ऐसा है कि मोर देन 40% सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आय है वो मुंबई से आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मदद उनको करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक ढंग से मदद अभी तक करती नहीं। आपके मालूमात के लिए बताता हूँ कि 16,000 करोड़ जीएसटी का अमाउंट अभी तक महाराष्ट्र को मिला नहीं है, केंद्र सरकार ने दिया नहीं। और उनकी मांग ऐसी है कि 25,000 करोड़ और देनी चाहिए, 16,000 ये और 25,000। उसके लिए जो निधि चाहिए वो निधि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट देती नहीं। राजस्थान के बीकानेर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन भरसक प्रयास कर रही है। यहां तक कि जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने शहर में पतंगबाजी न करने का भी आदेश दे रखा है, लेकिन कुछ लोग इस आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस आदेश को सख्ती के साथ लागू करने के लिए अब पुलिसकर्मी शहर के प्रत्येक मोहल्ले और गली में पहुंच रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि पतंगबाजी न करें और प्रशासन के आदेशों की पालना न करें। बता दें कि इस पतंगबाजी के कारण ऐसे कई मोहल्ले हैं जहां पतंग को लूटने के लिए छोटे छोटे बच्चों का झुंड गलियों में दौड़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। सभी मोहल्लेवासियों से निवेदन है कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बीकानेर के आदेशों के अनुसार इस बार पतंग नहीं उड़ाई जाएगी। कोई भी भाई इस कानून का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई। राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ जिले में पान मसाले की कालाबाजारी की शिकायतों के बीच लक्ष्मणगढ़ एसडीएम कुलराज मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने वार्ड 16 से एक बंद मकान में पान मसाले की एक बड़ी खेप पकड़ी है। संभावना है कि लॉकडाउन के दौरान यह माल खपने के लिए आया था। जयपुर रेंज के आईजी एस सेंगथीर आज राजस्थान पुलिस दिवस पर अलवर पहुंचे और अलवर शहर के सभी नाकों पर तैनात पुलिस कर्मियों और अधिकारियों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया। इसके बाद पुलिस आईजी ने कंट्रोल रूम में अधिकारियों से मिलकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उनके बाद आईजी पुलिस अधीक्षक कार्यालय गए और वहां अलवर जिले में पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि पुलिस दिवस फील्ड में मनाए और फील्ड में जितने भी पुलिसकर्मी तैनात हैं उनका मनोबल बढ़ाया जाए। राजस्थान पुलिस दिवस मनाने के लिए इससे बढ़िया मौका और दिन नहीं है। हमारे बंदे हर एक जवान हर एक अधिकारी फील्ड में तैनात है, फील्ड में तैनात रहते अपने तरीके से सादगी से राजस्थान पुलिस दिवस मना रहे हैं। और मैं भी इसीलिए ऑफिस में बैठ के जश्न मनाने की जगह एक बार मैं फील्ड में आके ड्यूटी पॉइंट पर जवानों से अधिकारियों से मिल के बात करने के लिए आया था। तो एक तरह से कुछ हमारी तरफ से जितना हो सके उतना सब उनकी मनोबल बढ़ाएं और मोटिवेट करें और उनकी कोई तकलीफ हो तो कोई समस्या हो तो वो सुन के उसको निराकरण कोशिश करें, इसलिए मैं आया था। और हमारे हिसाब से पुलिस का राजस्थान पुलिस हिसाब से इससे बेहतर ढंग से कोई राजस्थान पुलिस दिवस का समारोह नहीं मनाया जा सकता। पुलिस की सर अक्सर अलग अलग छवि देखने को आती है, परिस्थितियों के हिसाब से कभी पुलिस डंडा चलाती है तो अब भोजन भी वितरित कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे?
बस आपने देख लिया ना, हमेशा पुलिस को नॉर्मली लोग नकारात्मक तरीके से देखते हैं, एक फोर्स इस्तेमाल करते हुए या कोई गलत काम करते हुए। आप एक तरह से सामूहिक तौर पर व्यापक स्तर पे हमारे बंदे अच्छे काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमितों का इलाज कर रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मई महीने तक 1 लाख पीपीई किट बनाने की योजना बनाई है। वहीं भारतीय रेलवे द्वारा अप्रैल महीने में 30,000 पीपीई किट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे ने जानकारी दी है कि उसका अप्रैल में 30,000 पीपीई और मई महीने में 1 लाख पीपीई किट बनाने का लक्ष्य है, ताकि कोरोना वायरस संक्रमितों का इलाज कर रहे चिकित्सा पेशेवरों को मांग के अनुरूप उनकी आपूर्ति की जा सके। रेलवे द्वारा तय पीपीई को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के ग्वालियर स्थित प्रयोगशाला में भी उच्च मानकों पर परखने के बाद मंजूरी दी है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रेलवे ने कोच कन्वर्जन के साथ साथ अब जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है यानी कि पीपीई है, उनका भी निर्माण चालू कर दिया है। पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में पीपीई जो हमारी वर्कशॉप्स हैं रेलवे की, वो बनाएंगी। खासतौर से उत्तर रेलवे की जगाधरी वर्कशॉप और उत्तर पश्चिम रेलवे में अप्रैल के महीने में 3,000 पीपीई हम लोग अपनी वर्कशॉप्स में बनाएंगे। इसके लिए जो मटेरियल है वो उत्तर रेलवे से हमें मिलेगा। लगभग 1000 किलो के आसपास मटेरियल लगेगा 3,000 पीपीई बनाने के लिए। और इनिशियल स्टेज में हमने 190 के आसपास पीपीई बनाकर तैयार कर लिए हैं। और जो इनका जो सिलाई और जो मटेरियल है उसका अप्रूवल भी जो हमारी मेडिकल टीम है रेलवे की उससे ले लिया है। यह पीपीई जो रेलवे के जो चिकित्सा कर्मी हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और अन्य नर्सिंग स्टाफ, उनके काम आएगा, जो कि कोरोना वायरस से लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना फाइटर में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली मुंबई पुलिस इन दिनों लगातार 24 घंटे ड्यूटी दे रही है, जिनमें महिला पुलिस भी शामिल हैं। वहीं ड्यूटी के दौरान महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद मुंबई जोन 12 डीसीपी के नेतृत्व में डिंडोसी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए वैनिटी वैन का इंतजाम किया गया है, जिससे ड्यूटी के दौरान महिला पुलिस कर्मियों के लिए शौचालय और फ्रेश होने की कोई दिक्कत न हो। पूरे देश में जहां लॉकडाउन लगा दिया गया है, ऐसे में लॉकडाउन की दूसरी पारी चल रही है, दूसरा दिन है। आपको बता दें कि कोरोना फाइटर में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले मुंबई पुलिस के लिए सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। इसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने अब जो लॉकडाउन के दौरान वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए जो वैनिटी वैन की व्यवस्था कर दी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही वैनिटी वैन है जिसमें अक्सर फिल्मी हीरो जो है रहा करते थे, उनके जो तमाम सुविधाएं उनको दी जाती थी। अब जो है कोरोना फाइटर को अगर सच्चाई में कहें तो जो कोरोना फाइटर असली हीरो हैं उनको दी गई, मतलब मुंबई पुलिस जो है कोरोना फाइटर में सबसे अहम भूमिका निभा रही है। ये वही वैनिटी वैन है जहां ड्यूटी करने के दौरान उन महिलाओं को, उन पुलिस कर्मियों के लिए सुविधा दी जा रही है जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का डिंडोसी पुलिस स्टेशन का हद का ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, जहां लगातार मुंबई पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। हालांकि ये टेंट लगाया गया है, उसका वजह यही है कि लगातार 24 घंटे यहाँ ड्यूटी दी जा रही है। हम वैनिटी वैन के भी बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे कि किस तरह से वैनिटी वैन में वो सुविधाएं रहती हैं जो फिल्मी हीरो के लिए दी जाती थी, लेकिन अब जो रियल हीरो है मुंबई पुलिस, उनके लिए दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर में कुल्लू सदर के विधायक ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विधायकों की सैलरी काटने का जो निर्णय लिया है वह सराहनीय है, लेकिन विधायक निधि को बंद नहीं करना चाहिए था। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि विधायक निधि को कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद में लगा रहे थे, ऐसे में उसे बंद करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम पर भी लेट लतीफी का आरोप लगाया। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजाना पहले दिल्ली से आने वाले संदेश का इंतजार करते हैं और उसी संदेश को वो रट कर प्रदेश की जनता को देते हैं, जो कि
सही नहीं है। मैं रोज मुख्यमंत्री जी का जो है सुनता हूं जब वो संबोधन करते हैं, लेकिन मुझे हैरानी है कि मुख्यमंत्री जी न जाने क्यों इस बात का इंतजार करते कि पहले मोदी जी क्या कहेंगे फिर वो उनको कुछ कहना है। जो मोदी जी कहेंगे वही पहाड़ा उनको पढ़ना है। देखिए, केंद्र का पहाड़ा अलग होता है, पहाड़ी राज्य का जो पहाड़ है वो जो भौगोलिक स्थिति है ये अलग है। आप वही बातें मत कहिए कि वहां पे उन्होंने कह दिया कि आप सांसद निधि हम फ्रीज करते हैं, आपने विधायक निधि भी कर दी। विधायकों का वेतन कम करना हम स्वागत करते हैं, आप 50% कर दिए, आप पूरा वेतन ले लीजिए, हमने दिया है। लेकिन आपने जो विधायक निधि को बंद किया है, हम कोविड के लिए इस फंड को यूज कर रहे थे। इसका नुकसान आपने जनता का नुकसान कर रहे हैं, विधायकों का नुकसान नहीं हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है। कृपया करके जयराम जी आप इस अफसरशाही से बाहर निकले और जो केंद्र की बात को इंतजार मत कीजिए, आपको अपने आप को ही फैसले लेने होंगे। ये मैं हरियाणा के सिरसा जिला कोविड-19 को हराने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। सिरसा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित कुल 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। एक ही परिवार के तीनों सदस्यों ने कोरोना संक्रमण को मात देते हुए इस जंग पर जीत हासिल कर ली है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की भी अहम भूमिका रही। सिरसा नागरिक अस्पताल में संक्रमित दोनों बच्चों का इलाज हुआ और दोनों को लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 2 दिन पूर्व होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। आज फिर एक राहत भरी खबर आई है। कोरोना पीड़ित सिरसा की पहली मरीज और दोनों बच्चों की मां ने भी कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। सबसे पहला पॉजिटिव केस आया था वर्षा मक्कड़ का, वो अब नेगेटिव 2 रिपोर्टों में हो गया। लगातार 2 रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं और आज उनको रोहतक से छुट्टी दे दी गई है। हमारी एम्बुलेंस उसको लेने के लिए गई हुई है और वो अब होम क्वारंटाइन हो जाएंगी अपने बच्चों के साथ अगले 14 दिन के लिए। लेकिन वहाँ पे सारी हमारी एक्टिविटी जो चल रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की वो चलती रहेंगी। और अब हमारे पास सिर्फ एक केस बचा है, वो बारिशा खातून है जो जमात से आई हुई थी, उसका एक सैंपल नेगेटिव आ गया, दूसरा सैंपल आज भेजा है। राजस्थान के ब्यावर में लॉकडाउन की परवाह किए बगैर नगर परिषद में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों ने राशन सामग्री किट में भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कांग्रेसी पार्षदों ने परिषद सभागार में आकर सोशल डिस्टेंस की खिल्ली उड़ाते हुए हंगामा किया और खाद्य सामग्री किट वितरण व्यवस्था में भेदभाव का आरोप लगाया। इसी तरह सभागार में बैठे बीजेपी पार्षदों ने भी नगर परिषद को उपलब्ध कराई गई खाद्य सामग्री की सूची में काट छाट का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। जबकि 163 किट सभी वार्डों में बांटे जाए तो 54 लाख रुपए का बराबर आंकलन किया जाता है। 550 रुपए का किट है, इससे ज्यादा किट नहीं है। ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमें खाद्य सुरक्षा वालों को नहीं देना है, बीपीएल को नहीं देना है, तो क्या आप इनको ये पूछो क्या गेहूं से उनका पेट भरेगा? क्या उन्हें और पालन पोषण के लिए और सामग्री चाहिए, तेल भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मसाला भी चाहिए। और बड़ा दुख होता है कि हम इस ब्यावर नगर परिषद के अंदर इस तरीके की राजनीति करते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हम सभी कांग्रेस पार्षदों ने ये लिख के दिया है कि 163 किट नहीं दिए जाते हैं तो हमारे 21 वार्डों में किसी प्रकार की सामग्री नहीं दे। तो ब्यावर से भामाशाह से गिरोह है और ब्यावर भामाशाह के साथ है और वैसे ब्यावर जिंदा रहेगा। सूखी सामग्री खरीदी थी, उसके वितरण के लिए अपन ने पार्षदों से ही लिस्ट प्राप्त की थी, उसी को है ना वेरिफिकेशन किया सरकारी योजना से वंचित परिवारों के अधीन। उनमें जो 8,000 समथिंग एप्लीकेशन आई थी एक तरह से, तो उसमें से मैंने 4,000 समथिंग वो परिवार सिलेक्ट किए जो सरकारी योजना से वंचित और अभी लॉकडाउन से प्रभावित थे। इन को आज तारीख से स्टार्ट होना था वितरण, लेकिन पार्षद महोदय के ना धरने और विरोध के कारण आज नहीं हो पाया। और इसमें ना 2 भी सामने आए। कांग्रेस विधायक का कहना है कि हर वार्ड के हिसाब से 163 किट उनको जारी की जाए और बीजेपी पार्षद का कहना है कि उन्होंने जो भी लिस्ट दी है, चाहे वो 100 हो, 150 हो, 400 हो, उनके बिहार पर उनको किट जारी किया है। तो ये विरोधाभास स्थिति हो गई जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ। निर्णय होने के पश्चात आज का जो घटनाक्रम है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, पार्षदों का द्वारा ये नगर परिषद के अंदर जो धरना दिया गया और उसमें पार्षदों की मांग को परसों के दिन जब यहाँ नगर परिषद के आयुक्त और चेयरमैन साहब हम सब बैठ करके यहाँ मीटिंग की थी, उसमें ये तय हो गया था, इन्होंने छटनी करने के टाइम 3,500 की लिस्ट
और फिर पार्षदों के द्वारा जो लिस्ट दी गई थी वो संख्या बल बढ़ रहा। मैंने कहा टोटल मिलाओ कितना हो जाएगा, तो 7,500 के आसपास में हो रहा के साथ लगभग 500 के करीबन और बढ़ जाएंगे। मैंने कहा बढ़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सबको दो, 8,000 के करीबन हो जाएगा तो उसको दे दो, सबको दे दो, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वार्ड का है, मुझे नहीं देखना है, लेकिन ब्यावर विधानसभा क्षेत्र का वो व्यक्ति है, कोई भी भूखा नहीं सोए। कोरोना महामारी के समय में योद्धाओं के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे सफाई कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कर्मी लगातार नगर परिषद के चक्कर काट कर परेशान हो चुके हैं। एक तरफ जहां निजी संस्थाओं के लोग सफाई कर्मियों को योद्धा मानते हुए सम्मानित कर रहे हैं, वहीं नगर परिषद द्वारा 47 कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर घर का गुजारा करने में परेशानी हो रही है, जिसके चलते कर्मियों ने नगर परिषद में पहुंचकर अपनी समस्या रखी ताकि उनका हल किया जाए। तो आपको बताएं कि सफाई कर्मियों को 8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। हरियाणा के टोहना से यह खबर है, जहां कर्मचारी पहुंच करके इस कोरोना वायरस के काल में जाकर के हर जगह सफाई कर रहे हैं। इन्हें कोरोना फाइटर कहा जा रहा है। वहीं इन कर्मचारियों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला। ये अपने ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। ये जी 47 बंदे हैं, इनको 8 महीने हो चुके, 8 महीने हो चुके, इनको सैलरी नहीं मिली। अब ये चारे पासे जी ताले लगे हुए हैं। पहले तो बेचारे दूध चीनी किसी पे उधारा लाए थे, अब किसी पास से इनको कुछ नहीं मिलता। इनकी आंखों में आंसू हैं, आंसुओं से सिवा इनके पेट में रोटी नहीं है। तो ये समस्या जी इनकी है ना। ईओ साहब अब नए आए, 3 ईओ, ये तीसरे नंबर पे ईओ आया, इसको इनकी सैलरी बढ़ाई है। बाकी ये जी सफाई का कर्मचारी है जी, सारे सफाई करते हैं जी। हाँ जी, आज ये हमारा चेक कट चुका है जी। 1 महीने की तनख्वाह पा दी है जी, 1 महीने की कह रहे हैं, 2 दिन में पा देंगे। तो रुकी कितने महीने की रुकी वेतन का? ये जी 8 महीने हो चुके। कोरोना को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आज बड़ी राहत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 3 और मरीज ठीक होने के बाद अब जिले में कुल 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। हालांकि सुखद खबर यह है कि अभी तक किसी भी मरीज की मौत यहां नहीं हुई है। फरीदाबाद के डिप्टी सीएमओ और कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर राम भगत ने बताया कि जिले में अभी तक 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से आज 3 मरीज ठीक होकर घर लौटे और कुल 11 मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल अब 22 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से लगभग 6 मरीजों की पहली रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो 33 केसों की पुष्टि हुई है, उसमें आज सुबह तक 11 लोगों की डिस्चार्ज हो चुके हैं, 11 लोगों की छुट्टी हो चुकी है हॉस्पिटल से। और बाकी जो हमारी कंटिन्यूस रिपोर्टें आ रही हैं जो सैम्पलिंग की, उसमें 2 और लोगों की शाम तक सेकंड जो रिपोर्ट है उसकी नेगेटिव आने की संभावना है, तो 2 की शाम तक और छुट्टी हो जाएगी। इसके सिवाय 6 लोग ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो अगर पहली जो रिपीट पहली होती है वो नेगेटिव आ चुकी है। और अगर इन अगले 3-4 दिनों के अंदर इन 6 लोगों की भी सेकंड रिपीट नेगेटिव आती है, तो फिर इन लोगों की भी छुट्टी अगले 3-4 दिन में होने की संभावना है। तो इस हिसाब से देखें तो हमें अपने यहाँ फरीदाबाद में सिचुएशन काफ़ी संतोषजनक है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो 33 आए हैं, उनमें इस सीवियरिटी के हिसाब से अगर देखें तो बीमारी 3 टाइप की होती है, एक माइल्ड, मॉडरेट और एक सीवियर। जी, माइल्ड में होता है बिल्कुल हल्की खांसी बुखार इस टाइप के, और मॉडरेट में है मतलब 101 या 102 डिग्री तक का बुखार या खांसी थोड़ी ज़्यादा होती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर एनवी न्यूज़ लेकर आया है। पायल में 52 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव। पिछले कुछ दिनों से लुधियाना के अस्पताल में यह व्यक्ति भर्ती है। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के लुधियाना से यह बड़ी खबर आपको बता दें। पायल में 52 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पिछले कुछ दिनों से लुधियाना के अस्पताल में यह भर्ती था। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई जा रही।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के लुधियाना से। यह बड़ी खबर है, आपको बता दें कि पायल में 52 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पिछले कुछ दिनों से लुधियाना के अस्पताल में यह मरीज भर्ती था। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम पंजाब के लुधियाना से। यह बड़ी खबर जहां पर पायल में 52 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पिछले कुछ दिनों से लुधियाना के अस्पताल में यह मरीज भर्ती था। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम पंजाब के लुधियाना से। यह बड़ी खबर आपको बता दें कि पायल में 52 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पिछले कुछ दिनों से लुधियाना के अस्पताल में भर्ती है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुरदीप सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी गुरदीप सिंह जी, पंजाब के लुधियाना में 52 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जी क्या अपडेट है? जी, ये जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया है ये राजस्व विभाग में कानूगो की पोस्ट पर तैनात है और लुधियाना में ये सर्विस करता है। ये पायल का रहने वाला बेसिकली बताया जा रहा है और कई दिनों से ये अपनी ऑफिस में ड्यूटी पर नहीं गया था, जिसकी वजह से इसका पता चला। और कहते हैं इसकी तबीयत पहले से खराब थी, ये ऑलरेडी पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती है। उसका जो कोरोना का टेस्ट है जो पॉजिटिव पाया गया है। जी गुरदीप जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर यह व्यक्ति जिन जिन लोगों के संपर्क में आया था, क्या उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया है, उनकी भी जांच हो रही है? जी, एक्चुअली ये इसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से ये हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। अब उसका जो टेस्ट है पॉजिटिव आने के बाद इसके परिवार को आइसोलेट किया जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। जिनमें जो लक्षण पाए जा रहे हैं वो सेहत विभाग उनकी भी पूरी चेकिंग करेगा कि कहीं उनमें कोई लक्षण तो नहीं पाए गए। लेकिन जी गुरदीप जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 आग की घटनाओं से हड़कंप की स्थिति रही। सुबह सेक्टर 15 स्थित एक बेकरी की दुकान जलकर खाक हो गई। वहीं सेक्टर 29 में स्थित सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई, जिसमें 1 दर्जन गाड़ियां जल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि सब्जी मंडी के गेट पर अचानक से आग लग गई। इस आग में करीब 12 खोखे में आग लगी है। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। देखिए, ये जो खेड़ी पुल सेक्टर 29 के पास में कुछ सब्जी के खोखे थे और इसके अलावा कुछ गन्ने के जूस के इत्यादि जो खोखे थे, इन खोखों में आग लगी है। आग लगने की हमारा जो नाका है वो बिल्कुल इसके सामने पड़ता है। नाके से मुलाजिम आए हैं और इसके अलावा हमारी जो पीसीआर है मौके पे पहुंची है। उसके बाद में हमने जो फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। मौके पे फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड के आने से पहले हमने अपने जो मुलाजिम हैं, मुलाजिमों ने बड़ी कोशिश से सिलेंडर विलेंडर जो इत्यादि थे वो निकाल दिए और बड़ी जो दुर्घटना होने से बचा लिया। अंदाजा हरियाणा में अंबाला छावनी के टिम्बर मार्केट की बात की जाए तो यहां एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन ने टिम्बर मार्केट एरिया को सील कर दिया है और इसी के चलते एडीजीपी आलोक कुमार टिम्बर मार्केट इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और इसके बाद रामकिशन कॉलोनी के लिए रवाना हुए, जहां मस्जिद में कुछ जमाती आकर रुके हुए थे, जिसमें से कुछ लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे। आज तो कुरुक्षेत्र जिले में निरीक्षण किया, अम्बाला में निरीक्षण किया, पाया ये कि लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं भारत सरकार और हरियाणा सरकार के आदेश पर, और जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उसमें सामान भी पहुंच रहा है और जनता को कोई दिक्कत ना है, पर वो सीलिंग जोन है, उसमें से कोई बाहर नहीं आना चाहिए। सो उसका आपने देखा होगा कि सब सारा प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है पुलिस ने, प्रशासन ने, एसडीएम साहब भी हैं यहाँ पे, एसपी साहब भी हैं और व्यवस्था अच्छी है। देखिए, ऐसा है कि कहीं भी ट्रैफिक बिना चेकिंग के नहीं चल रही है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि अब कार्गो ट्रक्स जितनी है वो सारी अलाउड है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जितनी भी ट्रक्स हैं, जितना भी कार्गो है, वो दैट इज़ अलाउड ऑन द रोड, उसको नहीं रोका जा रहा है और वो स्मूथली चल रहा है। तो ये, और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वाले भी चल रहे हैं, केन शुगर वाले भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अलाउ की गई हैं, जिनका प्रोविज़न बनाया गया उसमें, वो सारी चीज़ें अलाउड हैं और वो चल रहे हैं।
खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मौसम की मार ने किसानों को भले ही जख्म दिए हों, लेकिन कोरोना की जंग में किसान एकजुट हैं। कोरोना से लड़ने में उनके इरादे काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। किसान फसल की कटाई के दौरान शारीरिक दूरी बनाने के साथ साथ गर्म पानी का सेवन करने और बार बार सैनिटाइजर या फिर साबुन से हाथ धोना भी नहीं भूलते। किसानों का कहना है कि कोरोना की जंग में सभी का साथ होना जरूरी है। जागरूकता ही कोरोना की जंग में फतह दिलाएगी। इसके लिए घर पर रहने, शारीरिक दूरी का पालन करने, बार बार हाथ धोने, खांसी और बुखार होने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लेने की जरूरत है। नियमानुसार जो भी निर्देश PM द्वारा दिए गए हैं उसके अनुसार हम कटाई का काम करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं और सैनिटाइजर से हाथ धोने का भी काम करते हैं बीच बीच में। और डिस्टेंस जो होनी चाहिए जैसा कि निर्देश हैं उसी के अनुरूप हम रह करके ये कटाई का काम करवा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं हम भी साथ में। लेकिन जो भी मजदूर और साथ में काटने वाले लगे हुए हैं उनकी दूरी को हम विशेष ध्यान में रखते हैं ताकि कम से कम 3 फीट की दूरी पर वो काम करें। धन्यवाद है जो हमारी फसल कटाई के लिए छूट दे दी है। कितने बीघा सर खेती और इस समय? 3 बीघा खेती है। 3 अपने पास कितनी है? अच्छा, किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय फसल कटाई कर रहे हैं? फसल कटते हुए 3 दिन में मतलब वो फैसला दूरी और सब हाथ पान साबुन से धुलाते हैं, कटाई करते हैं, घर में जाते हैं तब धुलाई करते हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने की जानकारी छिपाने और कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में एक कोरोना संदिग्ध पर FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक बुलंदशहर के बुगरासी का रहने वाला रफीक महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले कोरोना पॉजिटिव इश्तियाक के संपर्क में आया था। कोरोना पॉजिटिव इश्तियाक कई दिनों तक रफीक के बुगरासी घर पर भी रुका था। इसकी जानकारी रफीक ने पुलिस प्रशासन से छिपाई थी। इतना ही नहीं, जब पुलिस को इस मामले की खबर लगी तो रफीक ने अपने परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भी पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया। वहीं अब सच सामने आने के बाद पुलिस ने रफीक के खिलाफ हत्या का प्रयास और महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली। ये जो शेरपुर मस्जिद में से इश्तियाक को जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में रफ़ीक और अब्दुल्ला बुगरासी के थे। तो ये परसों संज्ञान में आने पर परसों रात में इन दोनों के परिवार को जो है खुर्जा भेजा गया था। वहाँ से उनका सैंपल भी गया है जांच के लिए। तो रफ़ीक ने ये बताया था उनकी 4 संतानें हैं और मियाँ भी परिवार में कुल 6 व्यक्तियों को बताया था, 6 को भेज दिया गया था। लेकिन अभी हम लोगों के जांच में स्वास्थ्य परीक्षण के समय ये भी पता चला 4 पुत्रियां उनकी और हैं जो उस दिन बताया नहीं गया, तथ्यों को छिपाया गया। तो इसके उनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई और उनकी मां को और उनकी 4 पुत्रियों को ये खुर्जा भेज दिया गया है आश्रय स्थल पर। वहाँ से उनका सैंपल भेजा जाएगा। और यहाँ कस्बे में रफ़ीक के कुल और 5 भाई हैं। पूरी उनकी एक्सटेंडेड फैमिली जो है जो उनके कांटेक्ट में आए हैं
10 जमाती भी उनके यहाँ रुके हुए थे जिनको क्वारंटाइन कराया गया है पहली तारीख से ही। सारे जमातियों का करीब 75-80 लोगों का सैंपल भी लिया जाएगा। जहां कोरोना महामारी से निपटने को लेकर सरकार नित नई योजनाएं बनाती है ताकि गरीब मजदूरों के ऊपर लॉकडाउन का कोई दुष्प्रभाव न पड़े, वहीं मजदूरों के खून पसीने की कमाई को ग्राम प्रधान और बिचौलिए अपनी जागीर समझकर डकारने में लगे हैं। दरअसल पूरा मामला संत कबीर नगर स्थित सेमरियावा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुसरद का है, जहां मनरेगा मजदूरों की गाढ़ी कमाई मेहनत का पैसा उनके खाते में सरकार द्वारा भेजा गया था, लेकिन ग्राम प्रधान ने मजदूरों के पैसे पर डाका डाल दिया है। तो आपको बता दें कि यह संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की घटना है, जहां पर मनरेगा मजदूरों के पैसे पर डाका डाला गया है ग्राम प्रधान द्वारा। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इससे सरकार यह चाहती है कि मजदूरों को किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए, इसलिए उनके खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को जनप्रतिनिधि कहते हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने ऐसे मजदूरों के खाते से पैसे निकाल लिए हैं, उनके इस खाते पर, इनके पैसे पर डाका डाल लिया है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की यह खबर आपको बता दें, यहां पर ग्राम प्रधान ने मनरेगा मजदूरों के खाते से पैसे निकाल लिए हैं। कितना आया था? 7,000 रहा है। तो कितना आपको दिए थे? 700 दिए थे। 7,000 में 700 आपको दिया था, बाकी हाँ। पैसा ले लिया उन्होंने। हाँ। ये तो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस को लेके, अब सबको सरकार एक ठो सुविधा मुहैया करवा रही है, उसमें कुछ सुविधा आपको लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिला है। तो जो पैसा आया था आपने ऐसे कैसे निकाल के दे दिया? अब हम लोग का जब से काम कर जात रहा तो पूरा मजदूरी मिलता रहा, अब काम नहीं कर जात तो मजदूरी नहीं मिला था। अब हम कहें कि भाई जब इतने देते हैं तो इतने हम दे दे, यही सोच के दिए है। कौन प्रधान है आपके गाँव का? शेखर प्रधान। हमके मालूम ना आए कितना पैसा आया, लेकिन निकलवाए है 400 रुपया दे रहे हैं। कितना निकलवाए थे? ट्रांसफार्म कराना। अच्छा, ट्रांसफर कर लिए थे। हाँ। उस खाते में आपका भी पर्सनल पैसा कुछ था कि नहीं? नहीं, पैसा नहीं। कितना पैसा आपको दिए थे? 400। आपने पूछा नहीं कि कैसा पैसा आप निकलवा रहे हैं? कहली है। क्या बता? उत्तर प्रदेश के कासगंज से गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां के सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव होडलपुर में महिला की गांव के ही दिव्यांग युवक मोनू ने हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो गुरुवार सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में दिव्यांग युवक मोनू महिला को उन्हीं के घर में सामने देसी तमंचे से एक गोली मारता है। पहली गोली महिला की कमर में लगती है और वह जमीन पर गिर जाती है। इस दौरान घरों की छत पर खड़े पड़ोसी वीडियो बनाते रहते हैं और कोई आगे आकर उस पर न ही काबू पाने की कोशिश करता है और न ही पुलिस को सूचना देता है। उत्तर प्रदेश के कासगंज की यह तस्वीरें, दिल दहला देने वाली यह तस्वीरें। सर, ये थाना सोरो में हत्या का क्या मामला है? थाना सोरो में ग्राम होडलपुर पड़ता है। इसमें जामती नाम की महिला जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, उसको मनु नाम के व्यक्ति ने गोली मार दी, जिसकी उनकी हत्या कर दी गई है। इसमें मनु विकलांग है दोनों पैरों से और इसको गिरफ्तार किया जा चुका है। इसको जो शरण देने वाला उसको भी गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ पड़ोसियों द्वारा इसका गोली मारने से वीडियो बनाया गया तो उसको वायरल किया गया है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी इसको रोकने का प्रयास या पुलिस के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। यदि ऐसा करते तो हो सकता है उसकी जान बचाई जा सकती थी। उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ देश भर में लॉकडाउन जारी है, वहीं दूसरी तरफ अवैध रेत खनन का कारोबार जोरों से चल रहा है। मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया के बहालपुर गांव का है, जहां रेत माफिया लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से रेत तस्करी का काम कर रहे हैं और वन विभाग अमला इसको लेकर पूरी तरह से सुस्त बैठा है। वहीं जब गांव के सरपंच से इस बारे में पूछा गया तो वो भी इससे पल्ला झाड़ते दिखे। दीजिए। मैं ग्राम पंचायत ठगांव का सरपंच हूँ, नरेंद्र कुमार सिंह। अभी आपके ग्राम पंचायत में देखा गया है कि वन विभाग की जमीन से कुछ लोग रात के 3 बजे से अवैध तरीके से रेत की तस्करी कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर, जानकारी तो नहीं है, लेकिन अभी आप बता रहे हैं
को जानकारी इसके पहले आपको जानकारी नहीं है? आप जानकारी मेरे को जानकारी नहीं था कि उठा रहे हैं करके। हाँ, कई जने बताते थे लेकिन मैं देखा नहीं था। तो जब बताते थे तो आप गए नहीं थे वहाँ पे पता करने? मैं नहीं गया था सर, गया था लेकिन बेटाइम पे जाता था तो मिलबे नहीं करते थे हम लोग। ये पता है कहाँ से उठता था रेता? हाँ सर, वन विभाग। तो वन विभाग से कभी आप संपर्क किए? हाँ, एक दिन तो पूछा था सर। तो क्या बोले थे? बोले थे कि उठाते हैं ना कि फॉरेस्ट वाले को वो मिला है करके, ऐसे करके बता रहे थे। हाँ, हाँ। तो अभी तो लॉकडाउन और धारा 144 लागू हुए फिर? लेकिन वही अवैध रूप से चुपचाप उठा रहे हैं सर, मनमानी ढंग से। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र प्रशासन ने 11 लोगों के सैंपल जांच के लिए बीएचयू भेज दिए हैं, जिसमें चौपन ब्लॉक के 8, दुधई ब्लॉक के 3 लोगों के सैंपल शामिल हैं। बता दें, ये सभी संदिग्ध जौनपुर के सुखीपुर के शेल्टर होम में रुके थे, जिसमें तबलीगी जमात के एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रशासन ने 11 लोगों के सैंपल जांच के लिए बीएचयू भेज दिए हैं, जिसमें चौपन ब्लॉक के 8, दुधई ब्लॉक के 3 लोगों के सैंपल शामिल हैं। बता दें कि सभी संदिग्ध जौनपुर के सुखीपुर के शेल्टर होम में रुके थे, जिसमें तबलीगी जमात के एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लगातार स्वास्थ्य टीम पर हो रहे हमलों को लेकर गाजियाबाद सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि इनके ऊपर सरकार तो अपनी कार्रवाई करेगी ही, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो इनके नेता हैं, जो इनकी अगुवाई कर रहे हैं, जो इनके नेता हैं और जो उनके परिवार से बड़े हैं और जो समझदार लोग हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि यह मानसिकता निकालिए। यह क्या मानसिकता है कि एक सरकारी महकमा आपके लोगों को बचाने के लिए जा रहा है और आप उस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो यूपी के गाजियाबाद में की यह खबर, जहां पर लोगों ने यह बात कही है, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान आया है, जिन लोगों ने ठान लिया है हमें मरना है, उनका क्या किया जा सकता है। उनसे अनुरोध किया जा सकता है कि वो प्रशासन की बातें माने, प्रशासन का सहयोग करें। लोगों की निकृष्ट मानसिकता है, अफवाहों के ऊपर ज़्यादा चल देते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे हालत में जब सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी संक्रमित हो उसका इलाज हो ताकि वो ठीक हो सके, उस समय ऐसी बाधा डालना एक जाहिलपन को जाहिर करता है। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों के जो मुखिया हैं उनको समझाएं कि ये समाज विरोधी और जन विरोधी चीज़ है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, मुझे पूरी आशा है कि सरकार ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाएगी ताकि ऐसी चीज़ें आगे ना हो। प्रवर्तन निदेशालय ने निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कांधलवी और प्रबंध कमेटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया है, जिसको लेकर तबलीगी जमात के वकील तौसीफ खान का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। अभी तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आज सुबह ही न्यूज़पेपर के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है कि पुलिस ऑफिशियल्स ने ईडी का केस रजिस्टर किया है अगेंस्ट मौलाना साद एंड अदर, वो और भी सब जो अन्यों के खिलाफ में। लेकिन मेरे पास अभी कोई रिपोर्ट ऐसी आई नहीं है, जब आएगी तो मैं उस पर कोई कमेंट करूँगा, कोई टिप्पणी करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए कहना कि ईडी ने केस रजिस्टर किया है मौलाना साद साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वो कहना अभी गलत है अभी फ़िलहाल के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। हर खबर का मतलब अहम खबर नहीं,
तभी हम दिखाते हैं जनता का मुद्दा। हर खबर का मतलब तमाशा नहीं।